Suppose the time to service a page fault is on the average 10 millisecond while a memory access takes 1 microsecond, then a 99.99% hit ratio result in average memory access time. तो आपको इफेक्टिव मेमोरी एक्सेस टाइम यहाँ पे फाइंड आउट करना है, इफेक्टिव मेमोरी एक्सेस टाइम। तो अगर आप पेज फॉल्ट की बात करो तो जब भी हम कोई पर्टिकुलर पेज जब सर्च करते हैं मेन मेमोरी में, तो उस केस में यहाँ पे एक पेज टेबल यूज होती है। तो पेज टेबल में रिसेंटली यूज्ड पेज आपके ऑलरेडी वहां पे स्टोर होते हैं, और अगर वो पेज इस पेज टेबल में मिल जाता है आपको तो उसको बोलते हैं हिट रेशियो। और अगर वो पेज यहाँ पे नहीं मिलता हमें पेज टेबल में तो उसको बोला जाता है पेज फॉल्ट। और जब पेज इस पेज टेबल में ऑलरेडी मिल जाता है तो आपको जो टाइम लगता है वो मेन मेमोरी को एक्सेस करने का ही टाइम लगता है यहाँ पे। बट अगर वो पेज यहाँ पे नहीं मिलता है तो हमें कहाँ जाना पड़ता है, वापिस मेन मेमोरी के अंदर जाना पड़ता है और वहां से उस पेज को उठा के वापिस पेज टेबल में प्लेस किया जाता है। तो इस पेज फॉल्ट की सर्विस करने के टाइम को ही हम यहाँ पे बोल रहे हैं पेज फॉल्ट सर्विस टाइम, जो कि यहाँ पे गिवन आपका 10 मिली सेकेंड। तो चलो देखते हैं इसमें जो इफेक्टिव एक्सेस मेमोरी टाइम जो आएगा वो कितना आएगा। यहाँ पे अब आपको दिखाई दे रहा होगा इसका फॉर्मूला। तो इफेक्टिव मेमोरी एक्सेस टाइम कितना क्या होता है आपका, हिट रेट इनटू मेमोरी एक्सेस टाइम प्लस फॉल्ट रेट इनटू पेज फॉल्ट सर्विस टाइम। अगर हिट रेट का मतलब अगर वो पेज ऑलरेडी पेज टेबल में है तो आपको टोटल टाइम इनटू मेन मेमोरी एक्सेस टाइम हो जाएगा, प्लस अगर वो नहीं आपका उस पेज टेबल में नहीं है तो आपका फॉल्ट रेट हो गया, मतलब पेज फॉल्ट हो गया, और उस पेज फॉल्ट को सर्विस करने का जो टाइम होगा वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे ये होता है टोटल या इफेक्टिव मेमोरी एक्सेस टाइम। तो यहाँ पे पेज फॉल्ट सर्विस टाइम आपका 10 मिली सेकेंड ऑलरेडी गिवन है, मेमोरी एक्सेस टाइम 1 माइक्रो सेकेंड है, हिट रेट आपका 99.99% है। तो हिट रेशियो गिवन है ये, तो हिट रेट या हिट रेशियो, तो हिट रेट कितना आ जाएगा, अब इसको डेसिमल में अगर निकालें तो 0.9999 आ गया। ये यहीं से अगर आप हिट रेट तो आ गया, बट इसका फॉल्ट रेट अगर निकालो तो फॉल्ट रेट क्या हो जाएगा, इसका फॉल्ट रेट हो जाएगा 1 माइनस 0.9999 जो कि आ जाएगा 0.0001। अब हम जो कि इसका आंसर निकालेंगे माइक्रो सेकंड में निकालेंगे, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करो। हिट रेट कितना आ गया आपका, हिट रेट है 0.4 बार 9 इंटू मेमोरी एक्सेस टाइम आपका कितना गिवन है 1 माइक्रो सेकंड, तो 1 माइक्रो सेकंड प्लस फॉल्ट रेट आपका 0.0001 और पेज फॉल्ट सर्विस टाइम है 10 मिली सेकंड। तो इसको कन्वर्ट करते हैं माइक्रो सेकंड में, तो 1 मिली सेकंड इज इक्वल टू होता है 1000 माइक्रो सेकंड, तो 10 मिली सेकंड इक्वल टू हो जाएगा ये 10 इंटू 1000 माइक्रो सेकंड हो गया ये। तो यहाँ पे पुट कर दो एक टाइप से, ये 10 की पावर 4 ही तो हो गया ये माइक्रो सेकंड। अब ये तो 1 है, चलो ठीक है भाई, इसको सोल्व करते हैं। ये आपका 10 की पावर -4 है और ये आपका 10 की पावर 4 हो, तो यहाँ से हमें क्या मिला, 10 की पावर 0 मिल जाएगा जो कि आ जाएगा 1, मतलब कि यहाँ से 1 मिल गया। तो यहाँ से इस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 पॉइंट ये 4 बार 9 आ गया, प्लस में यहाँ से क्या मिला, यहाँ से हमें 1 मिला, तो ये हो गया आपका। और जब इसको 1 ऐड कर देंगे तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 1 पॉइंट ये 4 बार 9 माइक्रो सेकंड में आंसर आया ये, तो यही आंसर हो जाएगा आपका डी वाला 1.9999 माइक्रो सेकंड। नेक्स्ट है कंसिडर ए वर्चुअल मेमोरी सिस्टम विद FIFO पेज रिप्लेसमेंट पॉलिसी फॉर एन आर्बिट्रेरी पेज एक्सेस पैटर्न इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ पेज फ्रेम्स इन मेन मेमोरी विल बी। तो यहाँ पे वो ये बात कर रहा है कि अगर आप मेन मेमोरी के अंदर फ्रेम्स को बढ़ा दो, अगर नंबर ऑफ फ्रेम्स को अगर इंक्रीज कर दोगे तो उससे पेज फॉल्ट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। ये कह रहा है कि ये डिक्रीज हो जाएंगे या इंक्रीज होंगे या सम टाइम इंक्रीज द नंबर ऑफ पेज फॉल्ट या नेवर अफेक्ट द नंबर ऑफ पेज फॉल्ट। तो अगर हम FIFO वाले की बात करें तो क्योंकि ये FIFO की ही पर्टिकुलर बात कर रहा है, तो इस वाले केस में क्या होता है, अगर आप मेन मेमोरी के अंदर फ्रेम्स को बढ़ा दोगे, वैसे तो जनरल वे से तो फ्रेम बढ़ाने से आपके पेज फॉल्ट आपके डिक्रीज ही होते हैं, ठीक है, चाहे वो ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट पॉलिसी हो या आपकी लिस्ट रिसेंटली यूज्ड पेज
रिप्लेसमेंट पॉलिसी हो। तो इन दोनों के केस में तो आपके क्या होते हैं, आपके डिक्रीज होते हैं हमेशा पेज फॉल्ट। नंबर ऑफ फ्रेम बढ़ा दिए मतलब अब इसमें ज्यादा पेज आ सकते हैं, ठीक है, तो ज्यादा पेज आएंगे तो फिर आपका पेज फॉल्ट भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। बट इन द केस ऑफ FIFO रिप्लेसमेंट यहाँ पे उल्टा होता है, यहाँ पे जो सम टाइम क्या होते हैं आपके जो पेज फॉल्ट है वो इंक्रीज हो जाते हैं आपके नंबर ऑफ फ्रेम्स को भी इंक्रीज करने से। तो इसको बोलते हैं, एक इसका एक टर्म यहाँ पे मेंशन की हुई है, ब्लडी एनमली। तो ब्लडी एनमली किस में होती है, FIFO में होती है। और ये ब्लडी एनमली होती क्या, ये यही कॉन्सेप्ट है कि जब हम नंबर ऑफ पेज नंबर ऑफ फ्रेम्स को बढ़ा दें तो वहां पे पेज फॉल्ट भी आपके इंक्रीज हो जाएंगे। तो ब्लडी एनमली में कौन आता है, आपका FIFO ही आता है। ये इसी कैटेगरी का ही पेज रिप्लेसमेंट पॉलिसी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सम टाइम इंक्रीज द नंबर ऑफ पेज फॉल्ट्स। यहाँ पे एक क्वेश्चन और बनता है, जो ब्लडी एनमली है वो कौन से एल्गोरिथम में मिलती है, तो वो मिलती है आपकी FIFO वाले में, क्योंकि इसी कैटेगरी का एल्गोरिथम है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वैलिड डेडलॉक प्रिवेंशन स्कीम। तो अगर आप डेडलॉक प्रिवेंशन स्कीम देखें तो ये वही है जो हम पढ़ते हैं कि डेडलॉक के अक्कर होने के लिए जो 4 साइमल्टेनियसली कंडीशन है उनका ट्रू होना जरूरी है। और अगर हम प्रिवेंट करना चाह रहे हैं डेडलॉक को तो उन्हीं 4 कंडीशन में से आपको एक कंडीशन को क्या करना होता है, कोई भी एक कंडीशन अगर आप एलिमिनेट कर सकते हो उसको तो आपका डेडलॉक अक्कर नहीं होगा। तो वो 4 कंडीशन कौन सी है, तो वो है आपकी ये म्यूचुअल एक्सक्लूजन, होल्ड एंड वेट, नो प्रीएम्पशन और सर्कुलर वेट। तो यहाँ पे अगर हम कोई भी एक कंडीशन एलिमिनेट कर दें, ठीक है, तो आपका डेडलॉक अक्कर नहीं होगा। तो चलो अब चेक करते हैं। तो आपका ये 4 ऑप्शन गिवन है, आप बताना नॉट ए वैलिड, कौन सा वैलिड नहीं है। तो अगर आप ए वाले ऑप्शन की बात करो, रिलीज ऑल रिसोर्सेज बिफोर रिक्वेस्टिंग ए न्यू रिसोर्स, और डी वाला ऑप्शन देखो, रिक्वेस्ट ऑल रिक्वायर्ड रिसोर्सेज बी अलोकेटेड बिफोर एग्जीक्यूशन। तो ये जो दोनों है वो आपके आते हैं होल्ड एंड वेट को एलिमिनेट करने के लिए। तो इसमें होता क्या, होल्ड एंड वेट में एक्चुअल में कैसे एलिमिनेट करते हैं इसको, ये कहता है कि जो भी अलोकेट करना चाह रहे हो, ठीक है, allocate all required resources to the process before the start of its execution। तो एग्जीक्यूशन के स्टार्ट होने से पहले ही allocate कर दो, जो भी allocate करना है सब कुछ पहले कर दो, बाद में कुछ नहीं होगा। तो एक तो ये होता है एलिमिनेट करने का तरीका। दूसरा तरीका क्या है, द प्रोसेस विल मेक ए न्यू रिक्वेस्ट फॉर द रिसोर्सेज आफ्टर रिलीजिंग द करंट सेट ऑफ रिसोर्सेज। तो जो भी करंट सेट ऑफ रिसोर्सेज वो होल्ड करके बैठा है तो उनको रिलीज करना पड़ेगा, उसी के बाद में वो प्रोसेस नए रिसोर्सेज की रिक्वेस्ट कर सकता है। तो अगर आप ए और डी को देखो तो ये दोनों ही होल्ड एंड वेट को एलिमिनेट करने के लिए हो गए, तो ये तो वैलिड हो गए आपके। अब हम बात करते हैं सर्कुलर वेट। तो सर्कुलर वेट है तो बी वाला ऑप्शन देखो, नंबर द रिसोर्सेज यूनिकली एंड नेवर रिक्वेस्ट ए लोअर नंबर रिसोर्सेज। सर्कुलर वेट में एक्चुअल में इसको एलिमिनेट करना हो तो क्या होता है कि हम जो रिसोर्सेज होते हैं उनको एक प्रायोरिटी नंबर दे देते हैं, ठीक है। तो अब रिसोर्सेज जो प्रायोरिटी नंबर दिए हैं हम, जैसे मान लो इंक्रीजिंग ऑर्डर दे दिए, तो अब कोई भी प्रोसेस अगर किसी भी रिसोर्स को होल्ड करके बैठा है तो अब उस रिसोर्स से लोअर नंबर वाले रिसोर्स को वो रिक्वेस्ट नहीं कर सकता। कैसे, जैसे मानो P1 आपका प्रोसेस है वो R5 रिसोर्स को होल्ड करके बैठा है, अब P1 है वो इससे लोअर नंबर वाले को रिक्वेस्ट नहीं कर सकता, जैसे R2, R3 या R4 इन वालों को रिक्वेस्ट नहीं कर सकता है। तो इस तरह से एक ऑर्डर में ही रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये बी वाला यही कह रहा है, तो नंबर द रिसोर्सेज यूनिकली एंड नेवर रिक्वेस्ट लोअर नंबर रिसोर्स देन द लास्ट वन रिक्वेस्टेड। तो इस तरह से हम सर्कुलर वेट को भी एलिमिनेट कर सकते हैं, मतलब कि ए वाला, बी वाला और डी वाला ये तो वैलिड हो गया। अब सी वाला देखो, नेवर रिक्वेस्ट ए रिसोर्स आफ्टर रिलीजिंग एनी रिसोर्स, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है कभी भी, तो ये एक वैलिड डेडलॉक प्रिवेंशन स्कीम नहीं है। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका सी वाला। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग नीड नॉट नेसेसरी बी सेव्ड ऑन ए कॉन्टेक्स्ट स्विच बिटवीन प्रोसेस। तो जब स्विचिंग होती है आपकी प्रोसेस के बीच में तो उसको बोलते हैं कॉन्टेक्स्ट स्विच। तो उस टाइम पे कौन सा यहाँ पे इन तीनों में से जरूरी नहीं है कि सेव करना आपका, ठीक है। जब भी हम प्रोग्राम को रिज्यूम करते हैं, ठीक है, या प्रोसेस को जब रिज्यूम करते हैं तो उसमें आपका जनरल पर्पज रजिस्टर जितने भी होते हैं वो सारे सेव किए जाते हैं, प्रोग्राम काउंटर भी सेव होता है आपका,
और आपका स्टैक पॉइंटर भी आपका सेव होता है। तो इनमें से जो सेव नहीं होता वो है आपका ट्रांसलेशन लुक इस साइड बफर टीएलबी जिसको बोलते हैं। ये नीड नॉट बी नेसेसरली बी सेव ड्यूरिंग कॉन्टेक्स्ट स्विच, क्योंकि ये टाइप से फ्लश मेमोरी होती है जो कि फ्लश आउट हो जाती है जब भी कॉन्टेक्स्ट स्विच अक्कर होती है। तो उस टाइम पे इसमें कुछ एक एंट्री इनवैलिड भी कह सकते हो कि इनवैलिड हो जाती है, इसलिए इसका फ्लश आउट होना जरूरी है, इसको फ्लश आउट किया जाता है। तो ये एक टीएलपी होती है जो वहां पे आपका जिसको सेव नहीं किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी वाला। वेयर डज द स्वैप स्पेस रिजाइड? तो अगर हम स्वैप स्पेस की बात करें कि होता क्या है, तो जैसा कि आपको पता है कि कंप्यूटर के पास में जो फिजिकल मेमोरी होती है वो सफिशिएंट अमाउंट ऑफ फिजिकल मेमोरी होती है, बट अगर उसको और मेमोरी भी अगर जरूरत हो तो उस टाइम पे वो स्वैप स्पेस यूज करता है। तो स्वैप स्पेस एक टाइप से एक मेमोरी ही होती है। कौन सी मेमोरी होती है? ये एक वर्चुअल मेमोरी होती है जो कि डिस्क में होती है, मतलब कि डिस्क का एक पोर्शन वहां पे एज ए स्वैप स्पेस यूज किया जाता है। ठीक है, तो उस केस में क्या होता है कि जब आपकी रैम फुल हो जाती है तो हम क्या करते हैं, वहां पे स्वैपिंग करते हैं। ठीक है, वर्चुअल मेमोरी से मेन मेमोरी में। तो ये जो स्वैपिंग हो रही है, ठीक है, ये कहां से होती है? आपकी डिस्क से होती है और मेन मेमोरी के। तो जो भी है, अगर आपको डाटा नहीं चाहिए तो वो डाटा आपका वर्चुअल मेमोरी में स्वैप किया जाता है, और उस वर्चुअल मेमोरी से जो उस टाइम पे करंट डाटा रिक्वायर्ड है उसको स्वैप इन किया जाता है। तो एक होता है स्वैप इन और एक होता है स्वैप आउट। तो इस तरह से हम स्वैप स्पेस का यूज करते हैं। तो ये कहां पे होती है एक्चुअल में? ये होती है हमारी डिस्क में। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? डिस्क। एक टाइप से वर्चुअल मेमोरी होती है आपकी जो हम यूज करते हैं जब आपकी रैम फुल हो जाए। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इंटरप्ट ए रनिंग प्रोसेस? तो यहाँ पे ऑप्शन गिवन है ए डिवाइस, टाइमर, शेड्यूलर प्रोसेस या पावर फेलियर। तो अगर हम बात करें टाइमर की या डिवाइस की, तो ये दोनों ही आपके इंटरप्ट जनरेट करते हैं। तो डिवाइस कैन जनरेट एन इंटरप्ट या टाइमर जनरेट इंटरप्ट व्हेन द टाइम क्वांटम इज ओवर इन केस ऑफ राउंड रोबिन एल्गोरिथम। तो राउंड रोबिन एल्गोरिथम होता है, वहां पे एक टाइम क्वांटम डिफाइन होता है। तो अगर ये टाइम क्वांटम आपका एक्सपायर हो जाए, ठीक है, तो वहां पे एक इंटरप्ट जनरेट होता है। अब पावर फेलियर है, ये तो इंटरप्ट जनरेट करेगी ना भाई। तो पावर फेलियर विल आल्सो जनरेट एन इंटरप्ट। अब यहाँ पे कौन सा इंटरप्ट जनरेट नहीं करता? फिर शेड्यूलर प्रोसेस। वैसे शेड्यूलर का काम क्या होता है? शेड्यूलर का काम यही होता है आपका, जो हमारी स्टेट होती है एक रेडी स्टेट और एक होती है आपकी रनिंग स्टेट। तो रेडी स्टेट से रनिंग स्टेट में शेड्यूल करना, ठीक है, प्रोसेस को शेड्यूल करना, ये काम होता है शेड्यूलर का। तो इस वाले शेड्यूलर को हम बोलते हैं शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। तो ये तीन कैटेगरी में होते हैं, एक मिडिल टर्म शेड्यूलर होता है, एक आपका लॉन्ग टर्म शेड्यूलर होता है। तो इनका काम इंटरप्ट जनरेट करना नहीं होता, इनका काम सिर्फ शेड्यूल करना होता है प्रोसेस को। ठीक है, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में। तो एक टाइप से यहाँ पे रेडी से रनिंग स्टेट में शेड्यूल करने का काम होता है वो शेड्यूलर का होता है, तो इंटरप्ट जनरेट नहीं करता। तो इसका आंसर हो जाएगा सी वाला। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूलिंग एल्गोरिथम इज एन नॉन प्रीएम्प्टिव? तो अगर हम राउंड रॉबिन की बात करें तो ये तो प्रीएम्प्टिव होता है, क्योंकि यहाँ पे एक टाइम क्वांटम डिफाइन होता है। अगर ये एक्सपायर हो जाए तो नेक्स्ट वाला प्रोसेस शेड्यूल होता है। तो इस तरह से टाइम क्वांटम होता है, तो ये प्रीएम्प्टिव की ही कैटेगरी है। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट ये आपका नॉन प्रीएम्प्टिव वाली कैटेगरी में आता है। तो आंसर वैसे इसका बी हो जाएगा। जो मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग है, मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग विद फीडबैक है, इन दोनों में भी आपका कौन सा होता है? प्रीएम्प्टिव होता है। ठीक है, दोनों ही प्रीएम्प्टिव वाली कैटेगरी में आते हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका बी वाला, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। नेक्स्ट है ए प्रोसेस एग्जीक्यूट द कोड और यहाँ पे 3 टाइम कॉल किया गया है। तो टोटल नंबर ऑफ चाइल्ड प्रोसेस पूछे हैं। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला है इसके लिए, अगर ये n नंबर ऑफ टाइम आपका कॉल हो, अगर 4 का आपका n नंबर ऑफ टाइम हो, तो टोटल जो प्रोसेस हो सकते हैं आपके क्रिएट कितने हो सकते हैं? टोटल प्रोसेस की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, वो होते हैं आपके 2 की पावर n। तो इसके अंदर आपका पेरेंट भी आ गया और आपके चाइल्ड प्रोसेस भी आपके इंक्लूड है, दोनों ही इंक्लूड है। और अगर हम यहाँ पे चाइल्ड प्रोसेस की बात करें कि चाइल्ड प्रोसेस कितने क्रिएट होंगे, ठीक है, यहाँ पे चाइल्ड प्रोसेस होते हैं 2 की पावर n
-1, क्योंकि 1 जो होता है वो पेरेंट होता है और सारे आपके चाइल्ड होते हैं। तो ये आंसर आ जाएगा। चाइल्ड प्रोसेस कितने क्रिएट होते हैं आपके 2 की पावर n माइनस 1। तो यहाँ पे 3 टाइम कॉल किया गया है, तो मतलब n की वैल्यू 3 है यहाँ पे। तो 2 की पावर 3 माइनस 1 जो कि आपका आ जाएगा 7। तो आंसर हो गया आपका 7, क्योंकि ये चाइल्ड प्रोसेस की बात कर रहा है। अगर ये पूछता टोटल नंबर ऑफ प्रोसेस, ये चाइल्ड नहीं होता, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, 8 आएगा। बट ये चाइल्ड प्रोसेस पूछ रहा है, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 7। नेक्स्ट है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू यूजर लेवल थ्रेड एंड कर्नल सपोर्टेड थ्रेड। तो अब यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट गिवन है आपको और बतानी है विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट आर ट्रू। तो ट्रू वाली बतानी है। तो फर्स्ट वाली देखते हैं, कॉन्टेक्स्ट स्विच इज फास्टर विद कर्नल सपोर्टेड थ्रेड। तो ये तो आपकी फॉल्स है, जबकि यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग जो होती है वो ज्यादा टाइम इज फास्टर, फास्टर नहीं कहेंगे, टाइम ज्यादा लेती है। तो फास्टर कैसी होगी, वो स्लोअर होगी ना। यहाँ पे स्लोअर होती है क्योंकि यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम इन्वॉल्व होता है आपका। बट यूजर लेवल सपोर्ट में, यूजर लेवल जो थ्रेड होते हैं वहां पे जो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग होती है वो वहां फास्टर होती है और यहाँ पे क्या होती है, स्लोअर होती है। तो ये आपका गलत हो गया। सेकंड, फॉर यूजर लेवल थ्रेड ए सिस्टम कॉल कैन ब्लॉक द एंटायर प्रोसेस। तो ये तो आपका सही है, पूरे के पूरे प्रोसेस को ब्लॉक कर सकती है आपकी सिस्टम कॉल। किस केस में, यूजर लेवल थ्रेड में। जबकि कर्नल लेवल थ्रेड में ये नहीं होता है। ठीक है, पूरा होगा पूरा प्रोसेस आपका ब्लॉक नहीं होता। थर्ड, कर्नल सपोर्ट थ्रेड कैन शेड्यूल इंडिपेंडेंटली। तो ये भी आपकी ट्रू है, क्योंकि जो कर्नल सपोर्टेड थ्रेड होते हैं वो डिजाइन इंडिपेंडेंटली ही किए जाते हैं। फोर्थ, यूजर लेवल थ्रेड आर ट्रांसपेरेंट टू द कर्नल। तो ये भी आपकी ट्रू है। तो आपको ट्रू ही बतानी थी कौन सी है, तो आपका आंसर आ जाएगा ए वाला, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। Next are the minimum number of page frame that must be allocated to a running process in a virtual memory environment is determined by। तो जो नंबर ऑफ पेज फ्रेम की बात कर रहे हैं यहाँ पे कि कितने अलोकेट होंगे। ठीक है, जो भी रनिंग प्रोसेस है वो कितने अलोकेट होंगे, कम होंगे, ज्यादा होंगे, तो ये कौन डिसाइड करता है, ये किसके द्वारा डिटरमाइन किया जाता है। तो ये डिटरमाइन किया जाता है आपका इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर के द्वारा। क्योंकि हो सकता है आपकी जो इंस्ट्रक्शन है वो आपकी सिंपल इंस्ट्रक्शन हो, तो वहां पे आपको लेस नंबर ऑफ फ्रेम चाहिए। और अगर आपकी कोई कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन होगी, कोई कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन, तो वहां पे हो सकता है आपको नंबर ऑफ पेज फ्रेम वो ज्यादा चाहिए। तो ये सब डिसाइड कौन करता है, इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर। तो इसका आंसर आ जाएगा ए वाला।